चलिए एक खोए हुए भूभाग के इस अविश्वसनीय कहानी में गोता लगाते हैं। हमारी ये पड़ताल शुरू होती है एक हालिया त्रासदी से, जिसने एक बहुत ही पुरानी, सदियों पुरानी कथा को समंदर की गहराइयों से निकालकर दुनिया के सामने ला दिया। सोचिए, साल 2004 कन्याकुमारी के पास एक छोटा सा तटीय गांव, समुद्र में उथल पुथल मची हुई है और एक दादा अपने पोते अरुल को देखकर चिल्लाते हैं, यह हमारा खोया हुआ देश है, कुमारी कंदम। और बस यहीं से हमारी आज की ये कहानी शुरू होती है। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। सुनामी की एक विशाल लहर समंदर के पानी को पीछे खींच लेती है और अचानक समुद्र तल से पत्थर के बड़े बड़े ब्लॉक, तराशी हुई सीढ़ियां और शेर जैसी एक मूर्ति नजर आने लगती है। एक ऐसी दुनिया जो हजारों सालों से पानी के नीचे छिपी थी। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, लहर दोगुनी ताकत से वापस लौटती है और सब कुछ अपने साथ बहा ले जाती है, जिसमें अरुल के दादाजी भी शामिल थे। अरुल के जहन में बस एक ही नाम गूंजता रह गया, कुमारी कंदम। तो आखिर ये कुमारी कंदम है क्या? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है उस प्राचीन साहित्यिक परंपरा में जिसने इस किंवदंती को इसका नाम और इसका पूरा इतिहास दिया है। देखिए, अटलांटिस जैसे खोए हुए शहरों की कई कहानियां हैं, लेकिन कुमारी कंदम की बात अलग है। इसके पीछे ऐतिहासिक साहित्यिक सबूतों का एक गहरा खजाना है। शिलापधिकारम जैसा महाकाव्य बताता है कि कैसे एक पूरा पांड्य साम्राज्य समंदर में समा गया था। इसमें पहरुली और कुमारी जैसी नदियों का भी जिक्र है, जो अब मौजूद नहीं है। तो ये सिर्फ किसी एक इंसान की कल्पना नहीं है, बल्कि ये गहरी सांस्कृतिक स्मृति है जिसे सदियों से ग्रंथों में संजो कर रखा गया है। और ये कोई छोटा मोटा द्वीप नहीं था। 15वीं सदी के ग्रंथ कनकातिकारम के मुताबिक इस भूभाग की लंबाई 700 कवतम थी, जिसका मतलब है करीब करीब 7000 किलोमीटर। जरा इस आंकड़े को समझिए, ये आज के भारत से भी बड़ा एक विशाल महाद्वीप था। और इसकी समय सीमा तो और भी हैरान करने वाली है। तमिल साहित्यिक परंपरा के अनुसार पहला संगम ही 4440 सालों तक चला, जिस दौरान 89 पांड्य राजाओं ने शासन किया। ये आंकड़े ऐसी महान सभ्यता की ओर इशारा करते हैं जो शायद हजारों लाखों सालों तक इस खोए हुए महाद्वीप पर फली फूली। अब कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। चलिए समय में आगे चलते हैं 19वीं सदी में, जहां एक बिल्कुल अलग वैज्ञानिक सिद्धांत ने अनजाने में ही सही इस प्राचीन कथा के लिए एक नया फ्रेमवर्क तैयार कर दिया। ये समझना जरूरी है कि उस जमाने में जब प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी नहीं थी, वैज्ञानिकों के सामने एक बड़ा सवाल था कि मेडागास्कर और भारत जैसे दूर दराज के महाद्वीपों पर एक जैसे जानवरों के जीवाश्म कैसे मिल सकते हैं। तो लमूरिया उनका जवाब था, एक काल्पनिक जमीनी पुल। और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ थी हजारों साल पुरानी एक सांस्कृतिक याद, एक खोए हुए साम्राज्य की कहानी, और दूसरी तरफ 19वीं सदी का एक नया नवेला वैज्ञानिक आइडिया। दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ये जल्द ही आपस में मिलने वाले थे। ये वो पल था जहां दो अलग अलग दुनियाएं टकराईं। तमिल इतिहासकारों ने लेमुरिया के वैज्ञानिक विचार को अपनी सांस्कृतिक स्मृति यानी कुमारी कंदम के लिए एक भौतिक सबूत के तौर पर अपना लिया। एक तरह से विज्ञान ने मिथक को एक आधार दे दिया था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब इसमें एंट्री होती है मॉडर्न जियोलॉजी यानी भूविज्ञान की, जो इन डूबी हुई दुनिया की यादों के लिए शायद सबसे ठोस और तार्किक स्पष्टीकरण देता है। तो हुआ ये कि आज से लगभग 20,000 साल पहले आखिरी हिमयुग के दौरान दुनिया का बहुत सारा पानी विशाल ग्लेशियरों में बर्फ के रूप में जमा था। इससे समंदर का स्तर आज से करीब 400 फीट नीचे था। फिर जैसे जैसे धरती गर्म हुई, ये ग्लेशियर पिघलने लगे और इनका पानी समंदर में समा गया। इस प्रक्रिया ने दुनिया भर में तटीय रेखाओं को हमेशा के लिए बदल दिया और विशाल भूभागों को पानी के नीचे डुबो दिया। जब हम आज हिंद महासागर के तल का नक्शा देखते हैं, तो हमें कई ऐसे डूबे हुए पठार और जमीनें मिलती हैं जो हिमयुग के दौरान सूखी और रहने लायक थीं। और जानते हैं, ये ठीक उसी जगह पर हैं जहां कुमारी कंदम के होने की बात कही जाती है। तो इन सब के बाद हम कहां पहुंचते हैं? क्या कुमारी कंदम की कहानी सिर्फ एक मिथक है, या फिर ये एक वास्तविक विनाशकारी घटना की धुंधली सी याद है जो पीढ़ी दर पीढ़ी कहानियों के जरिए हम तक पहुंची है? सोचिए, उस समय के तटीय समुदायों ने क्या अनुभव किया होगा। उनके लिए ये क्लाइमेट चेंज या समुद्र का बढ़ता जलस्तर नहीं था। उन्होंने तो बस ये देखा कि समंदर आगे बढ़ रहा है और उनकी दुनिया को, उनके घरों को, उनके शहरों को निगल रहा है। उनके लिए ये एक प्रलय थी और इसी प्रलय की याद कहानियों में जिंदा रह गई। तो आज सबूतों का पलड़ा किधर झुकता है?
एक तरफ हमारे पास कई प्राचीन ग्रंथ हैं, विदेशी लेखकों के वृत्तांत हैं और भूविज्ञान की ठोस संभावनाएं भी हैं। लेकिन दूसरी तरफ किसी बड़ी और उन्नत सभ्यता का कोई ठोस पुरातात्विक सबूत अब तक नहीं मिला है। पर फिर द्वारका शहर भी तो खोजे जाने तक एक मिथक ही माना जाता था, है ना? कुमारीकंदम की कहानी सिर्फ अतीत का किस्सा नहीं है, ये एक प्राचीन चेतावनी है जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। ये हमें दिखाती है कि समंदर के बढ़ते जलस्तर का अंजाम क्या हो सकता है, एक ऐसा खतरा जिसका सामना आज मुंबई जैसे कई तटीय शहर कर रहे हैं। और अंत में हम इसी एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं, आज के हमारे कौन से शहर कल की खोई हुई किंवदंतियां बनेंगे? ये सवाल हमें सभ्यता के चक्र और समंदर की असीम शक्ति पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है।